हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे जिसमें आपको मैंने पढ़ाया था क्वांटम नंबर। डू यू रिमेंबर? मैं आपको पहले रिकॉल कराता हूँ क्वांटम नंबर में हमने क्या पढ़ा था। फिर दो क्वांटम नंबर बच गए थे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। सिंपल शब्दों में अगर बोलूँ क्वांटम नंबर है क्या, किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में हर इलेक्ट्रॉन का डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कि कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के, किस सबसेल के, किस ऑर्बिटल में है, उसी के लिए हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। और ये 4 सेट ऑफ नंबर है जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। कहा था हर एक क्वांटम नंबर की वैल्यू दूसरे क्वांटम नंबर से क्या होगी, लिंक होगी। अगर तुम एजमिथल क्वांटम नंबर की बात करोगे, वैल्यू ऑफ एल की बात करोगे, तो ये एन पे डिपेंड करेगा। अगर एन हटा दोगे तो एल की वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होगा। सिमिलरली अगर एल पता है तो इससे तुम क्या निकाल सकते हो, एम, और वैल्यू ऑफ एम डिपेंड ही करेगा वैल्यू ऑफ किस पे, एल पे। और अगर एल नहीं है तो एम की वैल्यू का कुछ मतलब नहीं है। स्टार्टिंग के जो 3 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जिसमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, तुम कहोगे ऑर्बिट नंबर के बारे में। किसके नंबर के बारे में बेटा? ऑर्बिट नंबर और सेल नंबर के बारे में बताता है। इज दैट क्लियर? जो एजमिथल क्वांटम नंबर है ये किसके बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है बेटा? सबसेल के बारे में। बोलो हाँ ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में बताएगा, तुम कहोगे ये ऑर्बिटल के बारे में, ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पिन के बारे में बताता है। ये ऑलरेडी आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा, बस मैं रिकॉल करा देता हूँ। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 अप टू क्या बेटा, इन्फिनिटी। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। बोर के टाइम में जो ऑर्बिट नंबर था उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इज दैट क्लियर? अब एन की वैल्यू पता है तो उससे तुम क्या निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ एल। और एल की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं वैल्यू ऑफ एल की बात करूँ तो तुम क्या कहोगे, 0 टू n-1 के क्या होगी, बराबर होगी। 0 टू n-1 के बराबर होगी। क्लियर? और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसेल को। देखो एन की भी वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है और एल की भी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 होगी। बोलो, लेकिन एल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, और एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। अब एल इज इक्वल टू 0, एल की वैल्यू कितना, 1। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी को। एल इज इक्वल टू 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी को। एल इज इक्वल टू 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एफ को। और एस पी डी एन आप पढ़ चुके हो, मैंने ऑलरेडी ऑर्बिटल आपको अलग से पढ़ाया था। अब आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम की नंबर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, एल पे। बोलो हाँ या ना। अगर आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करोगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। किसने दिया था, इसने, लिंडे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। सबसे पहले फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल, एल के गिवन वैल्यू के लिए जो वैल्यू ऑफ एम होगी ये कहाँ से कहाँ होगी, -L2 प्लस एल। कहाँ से कहाँ होगा, -L2 प्लस एल, इंक्लूडिंग 0। इंक्लूडिंग क्या आएगा, 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब एल की वैल्यू पता है तब एम की वैल्यू बताओगे। और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के, मतलब शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही ऑर्बिटल बोलते हैं। बोलो भाई ना। तो ये किसका इंफॉर्मेशन देगा, इंफॉर्मेशन अबाउट क्या बेटा, समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना तो बोले। अब मान लो वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल क्या क्या होता है, 0 1 2 3। सबसेल कौन सा, 0 है तो कौन सा सबसेल, एस। 1 है तो कौन सा, पी। 2 है तो कौन सा, डी। 3 है तो कौन सा। अब ये इन्फॉर्मेशन किसका देगा, ऑर्बिटल का। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो अगर एल की वैल्यू पता है तो हम इससे एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो, तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे वैल्यू ऑफ, चलो इसी लाइन को मैं यूज करूँ, वैल्यू ऑफ है। अब एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू -L2 प्लस एल। तो 0 का माइनस भी कितना, 0, प्लस भी कितना, 0। तो एस की एक ही वैल्यू होगी 0। एल की वैल्यू कितनी है, 1,
तो इसका कहाँ से कहाँ, -1 0 n, l की वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएगा, -2 और 3 की अगर बात करोगे तो कितना, -3 -2 -1 0 +1 n कितना बेटा, +2। क्या गलत कह रहा हूँ? अब देखो मैंने क्या कहा था, याद करो स्टार्टिंग में, s के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, p के कितने, 3, px py एंड pz, d के कितने, 5, कौन कौन से, dxy dyz dzx dx² y² एंड dz², और f के कितने होते हैं, 7। देखो ये उसके ऑर्बिटल ही तो है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो रुक करके समझो, अगर n की वैल्यू पता है तभी आप l की वैल्यू निकाल सकते हो, l की वैल्यू पता है तभी आप क्या निकाल सकते हो, m की वैल्यू। बोलो ना हाँ या ना, कोई दिक्कत? आपको यहाँ पे क्या पता चल गया कि किस सब सेल में कितने ऑर्बिटल है। तो s सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल, d में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5, f में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7। ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे। और अगर s ऑर्बिटल की बात करोगे तो ये स्फेरिकल होगा, p की बात करोगे तो ये डंबल शेप होगा, d की बात करोगे तो डबल डंबल होगा, और f का था कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू समझ में आ गई। पहला था n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजुमिथल क्वांटम नंबर l, और तीसरा क्या बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। हम लोग देखते हैं 4th क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। किसने दिया था, गोल्डस्मिथ एंड अन्हेनबर्ग। अब ये किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के बारे में बताता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन। तुम ध्यान से देखना, मैं तुमको समझाता हूँ ये किस टाइप से है। समझो ये अपना क्या है, सन, और जितने भी प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ये होता है ना। तो ये अपना क्या है, अर्थ। इसमें कोई दिक्कत? तो जब ये अगर अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, तो एक तो इस पाथ पे मूव करता है, इस पाथ को बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ, और एक क्या होता है, अर्थ अपने भी एक्सिस पे मूव करता है। बोलो है ना, इसी अपने एक्सिस पे मूव, तभी तो दिन और रात, डे और नाइट होते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? और इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन। अगर किसी ऑर्बिट की बात करोगे तो ऑर्बिट में एक क्या है तुम्हारा, न्यूक्लियस, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और एक इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पे भी क्या करता है, मूव करता है। इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे मूव करता है, उसी मूव रोटेशन को क्या बोलते हैं, उसका स्पिन। बोलो भाई ना। स्पिन दो ही टाइप के हो सकते हैं, आइदर इट्स क्लॉकवाइज, आइदर इट्स एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन के स्पिन के डायरेक्शन की बात करोगे, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये दो टाइप के होंगे। क्या क्या हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दूसरा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा क्या बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो मैं इसको कैसे दिखा सकता हूँ, देखो घड़ी की सुई ऐसी ही चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं इसको कैसे दिखा सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना हाँ या ना। अगर क्लॉकवाइज है तो आप इसको +½ से लिखते हो, कितना से लिखते हो, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिखोगे, ये रिस्पेक्टिव है। अगर क्लॉकवाइज है तो आप इसकी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को अपवर्ड एरो से लिखते हो, तो इसको कैसे लिखोगे। इतनी बात समझ में है? तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे दो ही बात आपको समझना है, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल में, 1 ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। और एक ऑर्बिटल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तुम कहते सर उस दिन आप एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो एक बॉक्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और दोनों के स्पिन क्या होने चाहिए, अपोजिट। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिलअप कर दूं तो क्या ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? नहीं। चलो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिलअप कर दूं, क्या ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? आप कहोगे सर ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है।
फिर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जब इस बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक अपवर्ड तो दूसरा क्या बेटा, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन क्या है, सही। जब हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ते थे तो वो क्या दे रहा था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद आ रहा है, एन की वैल्यू mvr=nh/2π हमने पढ़ा था। जब हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात पढ़े थे तो वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दे रहा था, याद आ रहा था। और ये क्या देता है, स्पिन मोमेंटम, क्या देता है ये, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, √s × s+1 h/2π। और h/2π ये वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसको एक नया कांस्टेंट हम h बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, s × s+1 √h। तो अगर आपसे पूछे कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, तुम कहोगे इलेक्ट्रॉन का अपने ही एक्सिस पे रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये रोटेशन या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। क्लॉकवाइज को प्लस से दिखाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस से, क्लॉकवाइज को अगर प्लस साफ से लिखेंगे तो इसको माइनस साफ से, क्लॉकवाइज को अब अपवर्ड एरो तो इसको बोलो हाँ या ना। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है विथ क्या बेटा, अपोजिट स्पीड। क्या इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत। अब ये क्यों पढ़े हम लोग 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर, किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पढ़ते हैं, कोई दिक्कत। अब मैं कुछ 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, तुम उस छोटे छोटे पहले कॉन्सेप्ट को देखो फिर मैं करता हूँ। उस कॉन्सेप्ट से आने से पहले कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n, l एंड m फॉर 3s ऑर्बिटल। अगर तुम्हारा कोई एक ऑर्बिटल 3s दिया हुआ है, 3s का मतलब क्या हुआ, बार बार भूल जाते हो तुम, देखो मैं तुमको समझाता हूँ। यहाँ पे लिखो वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ l। कुछ चीज़ें होती है ना बेटा एक बार में समझ नहीं आती, प्रैक्टिस लगती है, खासकर पढ़ाई में। n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0। बताइए फर्स्ट ऑर्बिट। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू 3 है तो इसकी ऑर्बिट, n की वैल्यू 4 है तो ये वैल्यू, क्या गलत कह रहा हूँ। अब l की वैल्यू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो आज के लेक्चर में s, तो ध्यान से समझना। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, s लिख दूँ, अरे बोलो ना, तुम कहोगे सर आप इसको s लिख दो, मैं लो s लिख दिया। तो ये 0 भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, s, ये किसको p, ये किसको s p d, ये किसको बोलो है ना। अब यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 आया, 4 वैल्यू आई। तो वैल्यू l की n की पता थी तभी तो l की वैल्यू आई। मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि l की जो 4 वैल्यू आई 0 1 2 एंड 3, ये कब आई, जब n की वैल्यू 4 थी। तो बिना इसके इसका कुछ पहचान है क्या, अता पता है क्या, नहीं। इसकी कुछ अपनी आइडेंटिटी है क्या, नहीं। अब मैं सिंपल बोल दूं s, क्या बोल दिया, तो तू बता, तू ढूंढते रह जाएगी ना कि ये s 1 का है कि 2 का है कि 3 का है कि 4 का है, बताओ किसका लिखेगी तू। तो ये s यहाँ भी s है, यहाँ भी s, यहाँ भी s है, कैसे पता होगी किसका s है। इसलिए मैंने कहा था कि हमेशा सब सेल को हम लोग सेल नंबर के साथ लिखते हैं। ये s किसका है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, अब समझ में आया। ये s किसका है, तो 2s मतलब समझ में आया कि सेकंड ऑर्बिट के s ऑर्बिटल की बात हो रही है, क्या गलत कह रहा हूँ। ये s किसका है, ये s किसका है, अब बता कंफ्यूजन हो रहा है क्या, नहीं, पिक्चर क्लियर है। ये p किसका है, 3 का होगा या 4 का होगा, क्या मेरी बात समझ में आई, अरे हाँ या ना। अब इसकी आइडेंटिटी समझ में आई। तो अब कह रहा है ये 3s था, क्या कह रहा था, तो 3s मतलब क्या, 3s का मतलब क्या कि थर्ड ऑर्बिट का s सबसेल, बोलो ना है ना। तो इसका मतलब हुआ s सब सेल ऑफ, बोलो अब थर्ड ऑर्बिट, ऑर्बिट कौन बताता है, n, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3, और s सब सेल है तो l की वैल्यू 0 0, तो l की वैल्यू कितनी, तो देखो यही तो पूछा था तुमसे, n और l निकल गया। एक कह रहा है क्या बेटा m,
अब ध्यान से देखो, एल की वैल्यू 0 है तो इसके लिए एम की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल एम की वैल्यू क्या क्या होती है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ, -L2, बोलो हाँ है ना। अब मेरे को बता इसका आंसर, तो L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू कितनी होगी, पक्की बात, अरे हाँ ना तो कहा। अब 2-3 बातें समझ लो क्या क्या कह रहा है। अब एक वर्ड निकल करके आया यहाँ पे, देख बेटा, हेलो, नोड। तुम कहोगे ऑर्बिट का वो हिस्सा जहां पे इलेक्ट्रॉन की संभावना है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल आर द पार्ट ऑफ ऑर्बिट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अरे हाँ या ना। अब एटम का वो हिस्सा जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना 0 है उसको क्या बोलते हैं, नोड। तो नोड वो पॉइंट होता है या नोड वो लाइन होता है, नोड वो सरफेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना नहीं होती है, ना के बराबर 0 होती है। क्लियर है। कह रहा है नोड ये कोई पॉइंट भी हो सकता है, कोई लाइन भी हो सकता है, कोई प्लेन भी हो सकता है, या कोई सरफेस भी होता है। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज क्या बेटा, 0, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। अब नोड 2 टाइप के होते हैं। नोड कितने टाइप के होते हैं, 2। एक को हम लोग बोलते हैं रेडियल नोड, दूसरे को क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड। अब तुम इस सब को मैं कुछ ना पढ़ाऊं, तुमको सिर्फ फॉर्मूला दे दूं ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं तुमको नोट देखना बता दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। और दोनों को अगर ऐड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ नोड निकल जाएगा। बोलो, तो तुमसे या तो एंगुलर नोड पूछते हैं, या तो रेडियल पूछते हैं, या तो टोटल नोड पूछते हैं। अगर मैं रेडियल नोड निकालूं, या जिसको क्या बोलते हैं स्फेरिकल नोड, या इसी को क्या बोलते हैं नोडल सरफेस, किसके बराबर होता है, n-l-1। n क्या है, ऑर्बिट नंबर, l क्या है, SPDF की वैल्यू, बोलो है ना, और 1 क्या है, कांस्टेंट। तो क्या ये लगा दोगे फंडा जब भी आएगा तो। और तुमसे क्या पूछे, एंगुलर नोड या क्या बेटा नोडल प्लेन, तो ये किसके बराबर, l के बराबर लगा दोगे। दोनों को ऐड कर दो, टोटल नोड निकल जाएगा, n-l-1 -l, LL कैंसिल, सीधा सीधा क्या बचेगा, n-1। इतनी बात समझ में आई। अब आ जाओ, मैं तुमको नोड देखना सिखाता हूँ। अगर इतना भी कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं तुमको नोड देखना सिखाता हूँ। L की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, S ऑर्बिटल के लिए, और M 0 है, L 0 है तो M भी 0 होगा। तो सीधा सीधा ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, बोलो है ना। मतलब ये S सब सेल की बात कर रहे हैं जिसमें एक ही ऑर्बिटल होता है S। तो या तो S को मैं ऑर्बिटल कह दूं या सब सेल कह दूं, वही होगा ना। अरे बोलो हाँ कि ना। अब S ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्फेरिकल होता है। अब देखो डायग्राम बना हुआ है, ये कितना है 1s, तो एक स्फीयर जैसा है। ये कितना है 2s, तो ये कितना होगा 1s, और ये कौन सा है 2s। तो इलेक्ट्रॉन या तो 1s में होगा या तो किस में होगा 2s। क्या 1s एंड 2s के बीच में जो पार्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन होगा क्या, ये जो मैं पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा क्या। तो ये किसके साथ काम करेगा, नोड। ये किसके साथ काम करेगा, तो इसी को मैंने क्या लिख दिया, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 1s 2s एंड 3s, ये क्या है 1s, ये क्या है 2s, ये क्या है 3s। तो एक नोड 1s एंड 2s के बीच में होगा और एक नोड 2s एंड क्या होगा 3s। तो ये क्या है तुम्हारा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो s ऑर्बिटल है तो उसके अंदर नोड होगा, वो नोड कैसा होगा, स्फीयर के बीच में स्फेरिकल नोड ही होगा ना। क्या मैं गलत कह रहा हूँ तुमको। बस मैं तुमको एक नोड बोला, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि नोड देखते कैसे हैं, बोलो ना हाँ या ना। बस मैं वही तुमको देखना सिखा देता हूँ। समझो अगर कोई p ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। तो p ऑर्बिटल होने के लिए l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इफ l इज इक्वल टू 1, p सब सेल है तो m की कितनी वैल्यू होगी, -L2 + L, मतलब -1 0 n + 1, 3 वैल्यू होगी। एक px है, दूसरा py है, तीसरा कितना है pz। जितनी m की वैल्यू होगी उतना ही क्या होगा, ऑर्बिटल होगा। तो 3 वैल्यू है, 3 ऑर्बिटल है, px py एंड pz। अब आ जाओ इसमें मैं तुमको नोट देखना बता देता हूँ। अगर px है तो ऑर्बिटल किसके लॉन्ग होगा, देखो x एक्सिस के लॉन्ग, ये x एक्सिस है ना,
पी वाई है तो ऑर्बिटल किसके लॉन्ग होगा, और पी जेड है तो किसके लॉन्ग होगा। मैं तुमको ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ, इतना कॉपी में बनाना भी मत, बस तुम सुन के इस बात को निकल जाना। अब किसी भी लोब में जो लोब है वही तो इलेक्ट्रॉन है। अरे ये जो लोब है बच्चे ध्यान से समझना, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो पॉइंट है क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, नहीं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलो है ना। तो हमेशा दो लोब में, ये भी एक लोब है, ये भी एक लोब है, तो ये जो बीच का पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अब आ जाओ नोडल सरफेस की बात कर देते हैं। किसकी बात कर लो, सबसे पहले मैं किसकी बात करूं, 3px के लिए। किसकी बात करूं, 3px मतलब 3px मतलब कौन समझना, px ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल है। p कहां कहां आया था, मैं तुमको दिखाता हूं, कंफ्यूज मत होना। देखो p सबसे पहले 2p में आया था, 3 में आया था, 4 में आया था। अब अगर मैं तीनों का लूं, 2p का भी px होगा, 3p का भी px होगा एंड 4p का भी px होगा, बोलो है ना। अरे p है तो तीन ऑर्बिटल होंगे गुड़िया, कौन कौन से, px, py एंड pz। ये तीनों सेकेंड ऑर्बिट वाले के भी होंगे, 2p के भी होंगे, 2px, 2py, 2pz। 3p के भी होंगे, 3px, 3py, 3pz एंड 4p के भी होंगे, 4px, 4py एंड 4pz। बोलो ना हाय ना, क्या तीनों के होंगे, नहीं होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तीनों px को एक साथ दिखाने की कोशिश करूं, ध्यान से समझना। समझो ये अपना कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो ये मैं पहले लेता हूं, ध्यान से समझना, px है, 2px। तो अगर मैं 3px बनाऊं, क्या बना दूं, 3px, तो इसी एक्सिस के लॉन्ग होंगे, तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं। कुछ गलत कह रहा हूं, तो ये अपने क्या है, और अगर मैं 4px दिखाऊं तो इसी पे होंगे, बोलो ना हाय ना। तो 4px दिखाऊं तो इसी पे होंगे। क्या किसी बच्चों को डिफिकल्ट जा रहा है, बोलो। ये डायग्राम समझ में है कैसे, तीनों है, देखो ये डायग्राम यही था, तीन ऑर्बिटल थे, 2px, 3px एंड 4px। बोलो, तो एक तो सबका एक पॉइंट नोड होगा। अगर मैं सबके लिए बात करूं तो इस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, तो ये किसके साथ काम करेगा। अब जैसे 1s और 2s के बीच में एक क्या था, नोड, तो ऐसे 2 या तो इलेक्ट्रॉन 2px में होंगे या क्या होंगे, 3px। इसके बीच का अगर मैं एक डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं 3px और 4px के बीच में एक डॉटेड लाइन दिखाऊं तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, तो ये भी नोड के जैसा काम करेंगे, नहीं करेंगे। क्या तुमको देखना आ गया, अरे बोलो ना हाय ना। देखो यहाँ भी नोड है, ये भी नोड है। अब समझो कोई एक px ऑर्बिटल है, ये px ऑर्बिटल थे ना, ये px ऑर्बिटल किस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, तो मैंने कहा था हमेशा जो एक्सिस होते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये px है, तो ये जो प्लेन होगा ये yz होगा कि नहीं होगा। तो yz प्लेन में भी अगर मैं कोई एक प्लेन ले लूँ तो उसमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे क्या, नहीं। ध्यान से देखो ये yz प्लेन है, तो या तो इलेक्ट्रॉन इसके इधर या तो इलेक्ट्रॉन इसके इधर। क्या ये प्लेन जो हुआ, ये प्लेन क्या हुआ, नोड हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ना हाँ या ना। देखो ये कौन सा एक्सिस है, y, मान लो y एक्सिस पे है, तो उसको छोड़ करके बाकी दो से प्लेन बनेगा। तो ये प्लेन किससे बना, xz से। क्या गलत कह रहा हूँ, कुछ गलत कह रहा हूँ, तुम ऐसे ही कर लोगे। इसी टाइप से हम लोग नोड देखते हैं, s में दिखा दिया, p में दिखा दिया, अब तुमको d में दिखा देता हूँ। अब d के लिए l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। तो m के 5 वैल्यू होंगे, -2 2 +2 इंक्लूडेड, -2 -1 0 +1 +2। d के 5 ऑर्बिटल, dxy, dyz, dzx, 3 हो गया, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर। बोलो है ना, यही कहा ना 5, 3 प्लेन वाले और 2 क्या बेटा, एक्सिस वाले। x एक्सिस, y एक्सिस, ये प्लेन वाले हो गए, y एक्सिस, z एक्सिस प्लेन वाले हो गए।
एक्स एक्सिस जेड एक्सिस प्लेन वाले हो गए। ये देखो एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग है, एक्सिस वाले हुए, जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो एक्सिस वाले हुए। ये ऑलरेडी मैं तुमको करा करके दिखा चुका हूँ। अभी मुझे दिखाना क्या है, नोड। अभी मुझे दिखाना क्या है, नोड। अब ध्यान से देखना। अब डी सबसे पहले कहाँ आया था, देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा था 1s, सेकंड में क्या आया था 2s एंड 2p। तो सबसे पहले s 1 में आया था, p कहाँ आया था 2 में, 3s 3p। सबसे पहले d कहाँ आया था थर्ड, बोलो आए ना। अगर मैं 3dxy ले लूँ, कितना ले लूँ 3dxy, तो ये किस एक्सिस पे होंगे, xy प्लेन में होंगे, xy क्या होंगे प्लेन में होंगे। तो इसके नोडल सरफेस कितने हो गए 0। क्या ले लूँ dxy ले लूँ। 3d एंड 4d के बीच का एक आएगा, बोलो है ना। अगर मैं 5d ले लूँ तो एक 3d 4d के बीच में आएगा, एक 4d 5d के बीच में आएगा। नहीं समझ में आया तुम्हें, समझ में आ रहा है। ये भी नोडल सरफेस, ये भी नोडल सरफेस, ये भी नोडल सरफेस। नोडल सरफेस का मतलब समझ में आ रहा है कि समझो ये एक ऑर्बिटल है और इसके ऊपर ये, तो इन दोनों सरफेस के बीच का जो ये लाइन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में नहीं होगा ना, बस यही तुमको दिखाया गया, कर लोगे। तुम नोड भूल भी जाते हो तो तुमसे नोड इतना ज़्यादा पूछते नहीं है। फिर से बोलता हूँ, अपना काम इसी पे हो जाएगा। किस पे बताया क्या तुम्हें नोड पता होना चाहिए। तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एन एल की वैल्यू निकालने आना चाहिए। अगर रेडियल नोड पूछा है तो n माइनस एल माइनस 1, और तुमसे अगर एंगुलर नोड पूछा है तो l की वैल्यू दोनों को ऐड कर देना, तो n माइनस 1 टोटल नोड हो गया। बस तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n l n m फॉर 3pz ऑर्बिटल, यही ना। अब ऑर्बिटल कौन सा है 3p का मतलब p सबसेल कहाँ का, थर्ड ऑर्बिट का। इतना तो समझ में आ रहा है। तो कभी भी समझो अगर 3p दिया हुआ है तो ये जो p है ये किस क्या देगा, वैल्यू ऑफ l, और ये जो 3 है ये क्या देगा, वैल्यू ऑफ n। क्या मैं गलत कह रहा हूँ। तो सीधा सीधा n की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चे 3, l की वैल्यू, n की वैल्यू 3 के लिए l की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1 एंड 2। लेकिन p के लिए वैल्यू ऑफ l क्या होती है 1। एक ही गलती कितनी बार करोगे। l इजिकल टू 0 का मतलब s, l इजिकल टू 1 का मतलब क्या बेटा p, l इजिकल टू 2 का मतलब क्या बेटा d, l इजिकल टू 3 का मतलब क्या बेटा f। अपने लिए किसका वैल्यू पूछा है p का ना, तो p के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब l की वैल्यू 1 हो गई तो m की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है -1, 0 एंड +1। अब इसमें से कोई एक वैल्यू होगा pz के लिए, बोलो है ना। तुम अगर इसको px दोगे तो ये क्या होगा py, तो ये क्या होगा py। क्या गलत कह रहा हूँ कुछ, ऐसे ही तुमको देखना है। समझ में आ रहा है। अब जब ये 4 क्वांटम नंबर वैल्यू पढ़ लिए ना, तो फिर आता है कि किसी भी एटम के अंदर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप कैसे करते हैं। किसी भी एटम के अंदर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप कैसे करते हैं, इसी के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर यही 4 रूल से ख़त्म भी होता है। जाकर के तुम अपना बुक खोलना और बुक में देखना एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट पेज में यही 4 रूल है। कौन कौन सा रूल है। पहला ऑफबाउ प्रिंसिपल, दूसरा n+l रूल, तीसरा हुंड्स रूल, और चौथा पाउली एक्सक्लूजन। कौन कौन सा बेटा, ये कौन सा रूल है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर। ये रूल कौन सा है हुंड्स, ये कौन सा है ऑफबाउ प्रिंसिपल n+l रूल। समझ में आया। अब एक एक करके इसी रूल को तुमको ध्यान से समझना है और कॉन्सेप्ट को आगे सीखना है। अब रूल पहला क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑफबाउ प्रिंसिपल को। किसको देखते हैं, ऑफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि कभी भी किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखना, ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखोगे। इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखोगे,
वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है उसको आप पहले फिल करोगे, एंड वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको कहाँ फिल करोगे? बाद में। ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट, देन ऑर्बिटल हैविंग क्या बेटा? हायर एनर्जी। मेरी बात समझ में आया? अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। सिंपल शब्दों में समझना। तुम अगर नहीं समझोगे तो देखो मैं तुमको समझा करके दिखाता हूँ। समझो ये पहला ऑर्बिट है, एन की वैल्यू 1 है, तो उसके साथ सबसेल क्या होगा? एस, तो इसमें एस ही होगा। कोई दिक्कत कह रहा हूँ? समझो ये सेकेंड ऑर्बिट है, तो सेकेंड ऑर्बिट में एस भी होगा और सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगा? पी। ये तीसरा है, 3s 3p 3d। बोलो हाँ ना? ये क्या है? 4s 4p 4d। बोलो है ना? ऐसे ही हम लोग देखा था। क्या होगा बेटा? 5s 5p 5d। बोलो यही है ना? ये हमने क्यों लिखा तुम्हें समझ में आया? कई सारे ऑर्बिटल हैं, देखो s सबसेल है, 2s एंड 2p, ये सेकेंड का सबसेल है, 3s 3p 3d ये थर्ड ऑर्बिट का सबसेल है, 4s 4p 4d 4f ये फोर्थ ऑर्बिट का है, 5s 5p 5d 5f ये किसका है? फिफ्थ ऑर्बिट। कभी भी सबसेल को उसके ऑर्बिट नंबर के साथ लिखते हैं। 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ। इसमें कोई संदेह? अगर मान लो किसी एटम के अंदर तुमको इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, तो पहले वो सबसेल जिसकी एनर्जी कम है, अबव प्रिंसिपल कहते हैं, आप इलेक्ट्रॉन को पहले उसमें फिल करो, फिर इलेक्ट्रॉन को कहाँ फिल करो? हायर वाले में। फिर से बोलता हूँ, अबव से आप कहते हैं कि वो सबसेल जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिल करो, फिर उसके बाद हायर वाले को फिल करो। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलूँ हाँ ही ना? अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल एस में कितने होते हैं? कितने होते हैं इसमें? बताओ। पी में कितने होते हैं? 3। डी में कितने होते हैं? 5। और एफ में कितने होते हैं? 7। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल लिख लिए तो मैं अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूं तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने? अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम एकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2। तो पी में ऑर्बिटल 3 है तो इलेक्ट्रॉन 6, डी में 5 है तो 10, एफ में 7 है तो। यहाँ तक समझ में आ गया? अबव साहब ने क्या कहा? वो सबसेल या वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बाद में। तो फिर तुम्हारे मन में एक आएगा ना कि एनर्जी कंपेयर कैसे करेंगे? एनर्जी तुम्हारे मन में आया या नहीं आया? उसी को पता करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं n+l रूल। उसी चीज को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? n+l रूल। तो n+l रूल क्यों पढ़ते हैं हम लोग? एनर्जी कंपेयर करने के लिए। किसका? ऑर्बिटल। बोलो है ना? तो ये हम लोग पढ़ते हैं कंपेयर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, या इसी को क्या लिख दूं? सबसेल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? अब पता कर लेते हैं इसी चीज पे, n+l कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करें? l। अब तुमको पता है 1s 2s लिखा है तो n की वैल्यू है, और sp_d के किसकी वैल्यू देती है? l की वैल्यू। बोलो है ना? चलो लिख लेते हैं, ऑलरेडी कई बार लिखा। l का 0 मतलब क्या? s। l की वैल्यू 1 मतलब p, l की वैल्यू 2 का मतलब d, l की वैल्यू 3 का मतलब। बोलो है ना? तो ये sp_df हो गया। अब 1s के लिए n+l निकालो। निकाल सकते ना n+l? अरे बोलना। तो कितना हो जाएगा इसका n+l? 1 + 0 1। बोलना है ना? 2s के लिए n+l निकाल। कितना? n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, कितना हो जाएगा? 2। इसके लिए 2 + 1 कितना? 3। इसके लिए 3 4। क्या गलत कह रहा हूँ? इसके लिए
मतलब 1s 2s, ये तो डायरेक्टली n की वैल्यू दिया है और l की वैल्यू वहां से देख रहे हैं। कितना बेटा? n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2, कितना? ये सब हम n प्लस l निकल रहे हैं। यहाँ पे बेटा क्या गलत कह रहा हूँ? अब यहाँ से कंपेयर कर लोगे। अब तुमसे पूछो 1s एंड 2s में विच वन इज ग्रेटर, किसकी एनर्जी ज़्यादा है? 1s और 2s में किसकी एनर्जी ज़्यादा है? 2s की। देख लो, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है। 2s एंड 2p में किसकी n प्लस l की वैल्यू ज़्यादा है? तो n प्लस l क्या कहता है पता है क्या? कि जिस ऑर्बिटल का n प्लस l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n प्लस l विल हैव हाई एनर्जी। बोलो ना, हाई ना। क्या कहता है? ऑर्बिटल हैविंग हाई वैल्यू ऑफ n प्लस l विल हैव हाई। क्या मेरा समझ में आ रही है? चलो बैक टू आवर टॉपिक। अब ध्यान से देखो, 3s एंड 2p, इसका भी n प्लस l कितना? 3, और इसका भी n प्लस l कितना? 3। बोलो। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे एनर्जी कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसका किसका? रुक जा, परेशान मत हो। मैं एनर्जी कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसका? 2p एंड 3s। क्या दोनों का n प्लस l सेम है? दोनों का n प्लस l सेम है। तो कहता है कभी दो ऑर्बिटल का n प्लस l सेम हो जाए, क्लियर, तो जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। इसका n प्लस l कितना है? 3, और इसका भी n प्लस l कितना है? 3। n प्लस l सेम हो गया, तो जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी। तो अब बताओ 2p एंड 3s में, बोलो हाँ ही ना। चलो 3s एंड 3p में, इसका 3 है इसका 4 है, तो 3p की एनर्जी 3s से क्या होगी? ज़्यादा होगी। 3p एंड 3d में 3d की एनर्जी 3p से ज़्यादा होगी। अब एक बार कंपेयर कर लो 3d एंड 4s को। किसको किसको कंपेयर करोगे? 3d एंड 3d का n प्लस l निकालो। कितना बेटा? 3 प्लस 2 5, एंड 4s का निकालो। 4 प्लस 0 4। बताओ किसका ज़्यादा होगा? 3d की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? n प्लस l पहले कंपेयर करना है। जिसका n प्लस l ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। n प्लस l कभी भी तुमको किसी दो ऑर्बिटल का सेम आ जाए तो जिसका n जाता है उसकी एनर्जी ज़्यादा। बोलो हाँ ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक लाइन यहाँ पे और लिख देता हूँ। इफ टू ऑर्बिटल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ, क्या बेटा? अगर दो ऑर्बिटल का सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l आ जाए तो क्या करेंगे? ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ, ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ l विल हैव, क्या बेटा? हाई। इफ टू ऑर्बिटल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l, देन ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n विल हैव, क्या बेटा? हाई एनर्जी। इतना समझ में आ गया? दो रूल तुम्हें समझ में आ गया? अब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी ऑर्डर को निकाल ले। बोलो। अब एनर्जी ऑर्डर निकालोगे तो यही लिखा हुआ है। सबसे लोअर एनर्जी किसका? 1s। 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s। 3s के बाद 3p। देन 3d में जाएगा क्या? नहीं, 3d से पहले कहाँ चला जाएगा? 4s। बोलो। देखो 3d का 5 है और 4s का कितना है? 0। बोलो ना, है ना। तो देखो मैं तुमको एक ट्रिक बता देता हूँ। क्लियर? स्लाइडिंग है, एक पे बैठो खिसक जाओ। तो सबसे पहले कहाँ है? 1s पे। देन कहाँ है? ध्यान से देखना। सबसे पहले कहाँ है? 1s। 1s से ज़्यादा एनर्जी किसका है? 2s। 2s के बाद देखो क्या आया? 2p के बाद 3s। बोलो। 3s के बाद
3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 5s के बाद क्या आ जाएगा बेटा? 4d के बाद एंड 5p के बाद कोई दिक्कत? क्या मेरी बात समझ में आई? यही एनर्जी ऑर्डर हो गया। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखेंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाए तो क्या हो गया? 1s2। उसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2s वाले में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2s2। फिर p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 6, तो 2p6। फिर क्या बेटा? 3s2। फिर क्या बेटा? 3p6। फिर 4s2, 3d 10। देखो d में 10 इलेक्ट्रॉन है। फिर 4p6, 5s2, 4d 10, 5p6। समझ में आ गया? तो एनर्जी ऑर्डर क्या आ गया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2। आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसी को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया नहीं आया? किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? हीलियम 2 कहाँ जाएगा? गलत कर रहा हूँ। लिथियम 3 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्या 1s3 लिख सकते? नहीं, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो अपन 1s3 लिखेंगे तो फिर कांड हो जाएगा। फिर किसके बाद जाएगा? 2s, कितना इलेक्ट्रॉन? 1। फिर बेरिलियम 4 1s2, बोरोन 5, कितना? 2p1। बोलो भाई ना। कार्बन 6, कितना बेटा? 1s2, 2s2, 2p2। p में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 6 तक जाते हैं। नाइट्रोजन 7 1s2, 2s2, 2p3। अरे 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो s में 2, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 3। ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4। क्या समझ में आ रहा है? फ्लोरीन 9 1s2, 2s2, 2p5। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? नियन 10 1s2, 2s2, 2p6। क्लियर? सोडियम क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। बोलो। अब यहाँ तक देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन नियन जैसा रिपीट कर रहा है। 1s2, 2s2, 2p6 को नियन लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कई जगह ऐसे भी लिखा होता है तुमको, नियन 10, 3s1। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। या यहाँ तक इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? नियन 10। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नेक्स्ट बेटा एल्युमिनियम 13, तो क्या हो सकता है? नियन 10 के बाद क्या लिख दूं? 3s3 लिख दूं? नहीं, क्या होगा? 3s2। तो कितना हो गया? 10 और 2 12। एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? 3p। तो कितना हो जाएगा? देखो 1s2, 2s2, 2p6 नियन हो गया। 3s2 के बाद क्या था? 3p6।
क्या हो बेटा, सिलिकॉन 14 क्या होगा, नियॉन 10 3s2 3p, क्या कर लोगे आगे, फॉस्फोरस 15 नियॉन 10 3s2 3p3, कोई दिक्कत, आगे में आ जाओ, क्लोरीन 17 क्या होगा, नियॉन 10 3s2 3p5, अरे नियॉन का 10 हो गया, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 10 + 2 12, 12 + 5 17, आर्गन 18 क्या होगा, नियॉन 10 3s2 3p6। अब इसके आगे मैं ले लेता हूं पोटेशियम K19, क्या ले लिया, पोटेशियम 19 क्या होगा बेटा जी, अब देखो 18 तक तो यही आ गए, बोलो ना, है ना, ये कितने तक हो गए, 18 तक, तो इसको क्या मैं आर्गन 18 लिख सकता हूं। अब 3p के बाद आते हैं 4s, 4s 2 नहीं बेटा 1, अरे 19 इलेक्ट्रॉन है तो 19 ही लिखोगे ना, कि कैल्शियम का लिख दे 4s2, अरे बोलोगे, कैल्शियम 20 आर्गन 18 4s2, जिंक 30 तक करके आना, आप कहां तक करके आना, अप टू जिंक 30। फिर इसी में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन बताऊंगा, और बाकी 2 रूल बच गए ना, कौन कौन सा, हुंड्स एंड पाउली एक्सक्लूजन, सम एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो स्टेबिलिटी का क्या फंडा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और यहीं पे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर कैसे निकालते हैं, बस एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट। बोला ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर आपको सिलेबस देखना है बुक में जा करके देखिए, सबसे लास्ट में आपको यही 4 रूल दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, अबाव प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। फिर भी मैं आपको कहूँगा लेक्चर समझ करके अच्छे से नोट्स बना करके आइएगा, लेक्चर कंप्लीट करके आइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लेक्चर कंप्लीट करें। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।